गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल की बात की थी, जिसमें हमने उसके 3 पोस्टुलेट्स बताए थे। फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एटम की कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स के अंदर ही रिवॉल्यूशन करता है, और वो जब स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्यूशन करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट नहीं करता है। इट मीन्स उससे एनर्जी का मिशन नहीं होता है, उसकी एनर्जी डिक्रीज नहीं होती है। ऐसी हमने बात फर्स्ट पोस्टुलेट में बताई थी। फिर ये जो स्टेबल ऑर्बिट है, इसमें रिवॉल्यूशन के लिए इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियस द्वारा उस इलेक्ट्रॉन पर लगाए जाने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिलता है उसको। इट मीन्स कुलाम्स अट्रैक्टिव फोर्स जो दोनों के बीच में वर्क करता है। किन दोनों के बीच में? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स, देखिए डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। ये न्यूक्लियस है जो कि एटम के सेंटर पे होता है। ये कोई ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट हमने इसको बताया है। इस nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है -e, मास है m, ये रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर ये न्यूक्लियस अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, कूलॉम अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी डायरेक्शन हम इस ओर बताएंगे। इट मीन्स न्यूक्लियस की ओर बताएंगे, एटम के सेंटर की ओर बताएंगे इस कूलॉम अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, या कूलॉम अट्रैक्टिव फोर्स भी बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स बोल लीजिए। क्लियर बात? तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की ओर हुई, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी किस ओर होती है? सेंटर की ओर। तो इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को इस रिवॉल्यूशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो इसको कहाँ से मिलेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर, वो हमने यहाँ बताया है फर्स्ट चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बताया था कि दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेज के बीच में इतना अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो देखिए Fe इलेक्ट्रिक फोर्स इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बता रखी है हमने दोनों चार्जेज के बीच की डिस्टेंस को Rn से डिनोट कर रखा है। Rn क्या है? इस nth ऑर्बिट की रेडियस है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? Rn हुई। तो डिस्टेंस स्क्वायर होता है डिनोमिनेटर में। क्लियर बात? K के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं। Q1 के प्लेस पे न्यूक्लियस का चार्ज पुट कर दिया है, Q2 के प्लेस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दिया है। इस फॉर्मूले में हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए इनके साइन कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं। जब हम इस फॉर्मूले से केवल मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट करते हैं तो Q1 Q2 के वैल्यू विदाउट साइन पुट किए जाते हैं, साइन साथ में नहीं लिया जाता है। क्लियर बात? डिस्टेंस स्क्वायर होएगी, रेडियस स्क्वायर हो गया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हम जानते हैं क्लास 11 से कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्यूशन करता है तो उस रिवॉल्यूशन के लिए उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। इट मीन्स सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्विंग पार्टिकल पर उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर एक फोर्स वर्क करता है, एक फोर्स लगना चाहिए, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, Fc सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका वैल्यू होता है mv² होता है, लेकिन v के प्लेस पे हमने यहाँ vn बोला है, क्योंकि ऑर्बिट हमने nth ऑर्बिट लिए। तो nth ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हमने vn से डिनोट किया है, mv²। तो v के प्लेस पे vn² हो गया, अपॉन r होता है, लेकिन यहाँ r के प्लेस पे rn आ गई, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। क्लियर बात? क्योंकि Rn रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है। क्लियर बात? अब देखिए ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है, ये जो कूलॉम अट्रैक्टिव फोर्स है, वही प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रिवॉल्यूशन इन सर्कुलर ऑर्बिट।
सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्यूशन के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो इसे इन दोनों के बीच में लगने वाले इस कूलाम अट्रैक्टिव फोर्स से ही मिलेगा। इट मीन्स एफ सी इज इक्वल टू एफ ई। तो एफ सी के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दिया है, एफ ई के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दिया है। क्लियर बात। तो ये तो फर्स्ट पोस्टुलेट में जो बात आई है कि वो स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्यूशन करता है, तो मैंने यहाँ ये बताया कि रिवॉल्यूशन के लिए उसको जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो कहाँ से मिलता है और उस सेंट्रिपिटल फोर्स का वैल्यू किस तरीके से हम बताएंगे। क्लियर बात। तो ये तो फर्स्ट पोस्टुलेट की बात हुई जिससे हमें ये इक्वेशन मिली। इट मीन्स सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात। ये वाली इक्वेशन मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ये वाली इक्वेशन आज हमें nth ऑर्बिट की रेडियस के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। इट मीन्स आर एन हमें प्राप्त करना है, आर एन का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन चाहिए। इसलिए मैंने इक्वेशन बताई है किससे, बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट से। फिर देखिए बोर्स सेकंड पोस्टुलेट में हमने एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की बात की थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्यूशन कर सकता है जिनमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को हम MVR बोलते हैं, लेकिन ये nth ऑर्बिट के लिए मैं बता के चल रहा हूँ, इसलिए V के नीचे सबस्क्रिप्ट में n लगा दिया है, R के नीचे सबस्क्रिप्ट में n लगा दिया है। क्लियर बात। nth ऑर्बिट के लिए हमने n बता दिया है, n लगा दिया है इनके नीचे। Vn का मीनिंग हुआ वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। Rn क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्लियर बात। m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अब वो तो किसी भी ऑर्बिट में रहे इलेक्ट्रॉन का तो मास तो कांस्टेंट ही रहेगा जो भी है। क्लियर बात। इसलिए m के नीचे सबस्क्रिप्ट में n नहीं लगाया है। तो ये एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला MVR होता है, क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये कौन बोलता है, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। क्लियर बात। जहाँ n क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 3। इस तरीके से हम जिस भी ऑर्बिट की बात करना चाहें तो उसके लिए यहाँ n की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, इस तरीके से। तो ये nth ऑर्बिट के लिए बात चल रही है तो n मैंने यहाँ पुट कर दिया है। क्लियर बात। अब यहाँ m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v स्पीड ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, आर रेडियस ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट्स। अब ये टॉपिक हमारा हो चुका है। ये मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से फर्स्ट पोस्टुलेट से जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए वो भी हमें आज के वीडियो लेक्चर में यूज में लेना है, आज के डेरिवेशन में यूज में लेना है। और ये जो सेकंड पोस्टुलेट है उससे जो फॉर्मूला मिला है हमें MVN Rn = NH/2π, ये भी हमें यूज में लेना होगा। और ये जो दोनों फार्मूले हैं, एक फर्स्ट पोस्टुलेट से मिला हुआ फार्मूला और एक सेकंड पोस्टुलेट से मिला फार्मूला, इन दोनों फार्मूलों को यूज में लेते हुए हम आज का डेरिवेशन करेंगे। इसलिए मैंने वापस ये बातें आपको बता दी है। अदरवाइज हम फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट की बात कर चुके हैं, किसमें, पिछले वीडियो लेक्चर में। फिर थर्ड पोस्टुलेट में हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी लोअर ऑर्बिट से अगर अपर ऑर्बिट में जाता है, किसी लोअर ऑर्बिट से उसका ट्रांजिशन होता है अपर ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी एब्जॉर्व करता है, फोटोन एब्जॉर्व करता है। फोटोन क्या होते हैं, एनर्जी के बंडल ही होते हैं, एनर्जी के पैकेट ही होते हैं। तो एनर्जी के पैकेट्स को एब्जॉर्व करके वो लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जंप करता है। इट मीन्स एब्जॉर्प्शन तब होता है जब लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाता है, और एमिशन कब होगा, एनर्जी एमिट कब करेगा वो, जब किसी अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में उसका ट्रांजिशन होगा। क्लियर बात। फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने कहा है कि जब एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा होता है तब वो ना एनर्जी एमिट करता है ना एब्जॉर्व करता है। क्लियर बात। जब तक वो उसी स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता रहेगा तब तक उससे एनर्जी इमिट नहीं होगी, नहीं एब्जॉर्व करेगा। हाँ, अगर वो लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जंप करना चाहे तब उसको एनर्जी एब्जॉर्व करनी होगी, और अपर से लोअर में तब आएगा जब एनर्जी इमिट करेगा। क्लियर बात। तो ये बातें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिए, इनका फिर से मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है।
क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक चलेगा, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें हम हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो हम हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी करके चलेंगे। और हाइड्रोजन एटम के लिए हम किसी सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की स्पीड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, रिवॉल्विंग फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में तो केवल हम रेडियस ऑफ nth सर्कुलर ऑर्बिट ही देखेंगे। इट मीन्स nth सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए ये वही डायग्राम है जो अभी मैंने बताया था। देखिए अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी है हाइड्रोजन एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है। तो 1 एटॉमिक नंबर है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस ई बता के चलते हैं। तो जेड अगर हम एटॉमिक नंबर बता के चलें तो एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई होता है। तो जेड प्रोटॉन हो न्यूक्लियस में तो प्लस जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज होगा। लेकिन हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जेड की प्लेस पे आपको 1 पुट करना होगा तो प्लस ई होगा। ये क्या होगा? प्लस ई होगा। फिलहाल मैं जनरल फार्मूला डिराइव कर रहा हूँ इसलिए मैंने जेड ही लेके चला है। अगर आपको फार्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए प्राप्त करना हो तो जो भी फार्मूला हमें मिलेगा अभी उसमें आप जेड के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए तो वो हाइड्रोजन एटम के लिए आपको फार्मूला मिल जाएगा। मैं जनरल फार्मूला डिराइव कर रहा हूँ इसलिए मैं जेड ही लेके चल रहा हूँ। अदरवाइज़ तो यहाँ प्लस ई आएगा किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई होता है तो प्लस ई ही आना चाहिए। लेकिन मैंने कहा मैं जनरल फार्मूला डिराइव करके चल रहा हूँ इसलिए मैंने प्लस जेड ई लिख दिया है। फिर ये कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है, उस nth ऑर्बिट की रेडियस है आर एन और इसकी जो स्पीड है, जो लीनियर वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी को ही हम स्पीड बोलते हैं। तो इसकी स्पीड जो है इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन की जो स्पीड है, जिस स्पीड से ये रिवॉल्यूशन कर रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट में, वो है वी.एन. लिए हमने। वेलोसिटी की डायरेक्शन हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में बताते हैं। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्यूशन कर रहा होता है, तो किसी पॉइंट पर हम उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में बताते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई है और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसी को हम स्पीड बोलते हैं। तो ये आप स्पीड मान के चलिए, ऑर्बिटल स्पीड जिस स्पीड से वो ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है वो स्पीड है ये वी.एन. माइनस ई मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया है, एम इलेक्ट्रॉन का मास बताया है, आर एन मैंने बताई दी है, रेडियस ऑफ nth सर्कुलर ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस का चार्ज है और ये न्यूक्लियस बताई दी है। क्लियर बात? अब देखिए अभी हमने बताया था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो बोलता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो उसको कहाँ से मिलता है? इन दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिलता है, कूलॉम अट्रैक्टिव फोर्स से मिलता है, जिसकी अब अभी हम बात कर चुके हैं। ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया भी था, वो इसीलिए बताया था क्योंकि हमें इसको यूज में लेना था। देखिए यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्लियर बात? अब जेड ई मल्टीप्लाई बाई ई को हम जेड ई स्क्वायर लिख सकते हैं और ये इस तरीके से हमने लिख दिया है RHS को LHS एज इट इज। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो कि हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल के फर्स्ट पोस्टुलेट से मिला है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है? न्यूक्लियस द्वारा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर लगाए जाने वाले कूलॉम अट्रैक्टिव फोर्स से मिलता है। क्लियर बात? फिर सेकंड पोस्टुलेट जो था उससे ये इक्वेशन आई। अभी मैंने सेकंड पोस्टुलेट भी आपको दिखा दिया है, वो इसीलिए दिखाया था। मैंने फर्स्ट पोस्टुलेट सेकंड पोस्टुलेट की बात इसीलिए की थी क्योंकि आज के डेरिवेशन में हमें फर्स्ट पोस्टुलेट से फॉर्मूला लेना है, सेकंड पोस्टुलेट से फॉर्मूला लेना है और इन दोनों फॉर्मूलों को यूज में लेते हुए हमें RN के लिए एक्सप्रेशन डेराइव करना है। क्लियर बात? कैसे डेराइव करेंगे अभी देखते हैं।
तो ये सेकंड पोस्टुलेट में हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये बता के चलते हैं mv/rn = NH/2π, जिसकी अभी मैंने बात कर ली है। क्लियर बात। अब देखिए ये दोनों जो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज में लेते हुए ही हमें Rn का फॉर्मूला डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे, देखिए मुझे Rn चाहिए, इन दोनों इक्वेशंस को देखिए Rn चाहिए, तो मैं वेलोसिटी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो वेलोसिटी का स्क्वायर है यहाँ, तो स्पीड का स्क्वायर है vn², यहाँ लेकिन vn ही है। तो मैं अगर चाहूँ कि vn से vn कैंसिल आउट हो जाए तो मुझे इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करते ही देखिए यहाँ vn का स्क्वायर होगा, और फिर अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन सेकंड के अंदर इक्वेशन फर्स्ट का, कब, सेकंड का पहले स्क्वायर करिए, स्क्वायर करते ही ये vn² हो जाएगा। फिर सेकंड का स्क्वायर करने से जो आपको मिलेगा उसमें डिवाइड करिए किसका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। तो vn² इसमें भी, vn² इसमें भी, तो vn² से vn² कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर सोल्व करने से जो आपको मिलेगा वो Rn का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। उसमें वेलोसिटी नहीं आएगी, उसमें केवल रेडियस आ जाएगी। तो देखिए क्या किया है हमने, सेकंड का स्क्वायर किया है, और सेकंड का स्क्वायर करने के बाद में उसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डिवाइड किया है। तो डिवाइड हम कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर कर लीजिए LHS एंड RHS का। देखिए LHS का स्क्वायर हो गया m², vn² Rn², और RHS का स्क्वायर हमने कर दिया n² h²/4π² हो जाएगा, स्क्वायर लिख दिया है हमने। फिर स्क्वायर करने के बाद में इसके LHS में इसके LHS का, और इसके RHS में इसके RHS का, स्क्वायर करने के बाद की बात कर रहा हूँ, डिवाइड कर दिया है। देखिए ऐसा ही किया है, ये इसका डिवाइड यहाँ कर दिया है, और इसमें इसका स्क्वायर करके यहाँ डिवाइड कर दिया है इसका। क्लियर है, देख सकते हैं हम, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, इजीली देख सकते हैं इनको। अब देखिए यहाँ vn² से vn² कैंसिल आउट हो गया, यहाँ m² है, यहाँ m है, तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ m बच जाएगा, तो m बच गया। vn² से vn² कैंसिल आउट हो गया, और ये Rn ऊपर जाकर Rn³ हो जाएगा, Rn³ हो जाएगा। तो LHS में तो क्या बचेगा, m Rn³ बचा। क्लियर बात। RHS में देखिए, RHS में इसको ओपन कर दिया n² h²/4π², n² h²/4π²। फिर ये डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो भी डिनोमिनेटर में है ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 4πε0 Rn², ये ऊपर चला गया, और ये नीचे है ही डिनोमिनेटर में है ये JD²। क्लियर बात। अब मुझे रेडियस चाहिए थी, तो देखिए यहाँ Rn² है और यहाँ Rn³ है, तो Rn² कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ Rn बच जाएगा। तो Rn तो बच गया, और ये m जो है LHS में, जो कि मल्टीप्लाई में है, RHS में जाकर डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर बात। ऐसा ही हमने यहाँ किया है, और जो भी कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल कर दिया है। देखिए यहाँ पाई है, यहाँ π² है, तो ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पाई बच जाएगा। देखिए पाई बचा हुआ है, ये जो m आया है ये इधर जाने से m आया है। क्लियर बात। z है ही, n² है ही, h² है ही, ε0 है ही, पाई कैंसिल हो ही गया था, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। क्लियर बात। इट मीन्स 4π, और यहाँ 4π कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पाई बचेगा केवल। क्या बचेगा, पाई। तो पाई m इधर से आएगा, पाई mZ², पाई mZ²। क्लियर बात। और ऊपर n² h² ε0, n² h² ε0। क्लियर बात। देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, मैथमेटिकल स्टेप है, किससे क्या कैंसिल आउट होगा इजीली देख सकते हैं। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट के अंदर ले लिया है जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उनको। देखिए ε0 कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब² न्यूटन इंटू मीटर²। फिर h जो है वो प्लांक कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ जो h आता है NH/2π में, h प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। पाई कांस्टेंट है ही 22/7 और 3.14 m। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब।
वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, नेचर की बात नहीं कर रहा। वैसे नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की बात कर रहा हूँ। एन जो है वो अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए अलग अलग होगा। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, इस तरीके से। देखिए एन यहीं से तो आया है, एन हमने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला है इस वाली इक्वेशन में एन को। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, इस तरीके से। तो जिस भी ऑर्बिट की आपको रेडियस चाहिए, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस चाहिए तो एन के प्लेस पे 1 पुट करिए, सेकंड की चाहिए तो एन के प्लेस पे 2, थर्ड की चाहिए तो एन के प्लेस पे 3, इस तरीके से। क्लियर बात। जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, जो हाइड्रोजन के लिए तो 1 होगा। अगर आपको हाइड्रोजन एटम की किसी ऑर्बिट की रेडियस चाहिए तो आप जेड के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए। लेकिन अगर किसी अदर आयन के लिए चाहिए, जैसे लिथियम प्लस आयन के लिए चाहिए, Li प्लस के लिए चाहिए, Li प्लस क्यों बोल रहा हूँ इसकी हम आगे बात भी करेंगे। Li प्लस, देखिए Li प्लस प्लस की सॉरी He प्लस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हीलियम प्लस कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने इमिट कर दिया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे, लेकिन प्लस प्लस इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसने इमिट कर रखे हैं, तो इसके पास केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो देखिए हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस के पास, हीलियम प्लस के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम प्लस प्लस के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देख कर चल रहे हैं, वो ऐसे एटम और ऐसे आयन के लिए ही एप्लीकेबल है जिनमें न्यूक्लियस के अराउंड केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा हो, 1 ही इलेक्ट्रॉन हो जिसके पास। एटम में 1 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखिए इसको तो हम एटम नहीं बोलेंगे, आयन बोल देंगे, लेकिन ये तो एटम ही था। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है, हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर किसके लिए एप्लीकेबल है, हीलियम प्लस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही लिथियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन लिथियम प्लस प्लस के लिए, इट मीन्स लिथियम 2 प्लस के लिए एप्लीकेबल है ये, क्योंकि उसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है, ये जो मैथमेटिकल एनालिसिस हम देख के चल रहे हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बेस पे यहाँ से जो हमें फॉर्मूले मिलेंगे वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटम और आयन के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। क्लियर बात। तो जेड के प्लेस पे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो 1 पुट कर दूंगा, लेकिन He प्लस की बात करता हूँ तो 2 पुट कर दूंगा, Li प्लस प्लस की बात करता हूँ तो 3 पुट कर दूंगा, इस तरीके से। तो हाइड्रोजन के लिए 1 पुट करिए, ये कांस्टेंट थी ही। तो इन कांस्टेंट्स का वैल्यू यहाँ पुट करके अगर इसको हम सोल्व करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। देखिए कांस्टेंट्स के वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिए हैं, देख सकते हैं आप। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये, एच का वैल्यू ये, पाई का वैल्यू ये, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये सारे वैल्यू पिछले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिए हैं हमने। और 3 में पुट करने के बाद में इनको अगर आप सोल्व करके देखेंगे, जो कि आपको देखना नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन आए इसको सोल्व करने बैठ जाएँ, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि इसको सोल्व करने से 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आएगा। अब रेडियस की बात चल रही है और SI यूनिट्स हमने SI यूनिट्स में इनके वैल्यू पुट किए हैं, तो यहाँ रेडियस का वैल्यू भी जो होगा, जो हमें मिलेगा वो किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा, SI यूनिट में मिलेगा। क्लियर बात। देखिए सारे SI यूनिट थे, किलोग्राम, कूलाम। तो SI वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको जो मिलेगा फाइनली वो भी SI वैल्यू, SI यूनिट में ही मिलेगा जो भी मिलेगा। तो 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और ये n² चल ही रहा था आगे। अब 0.529 को देखिए, इसको हम 9 को अगर यहाँ से रिमूव कर दें, तो रिमूव करेंगे तो आप 2 के प्लेस पे 3 करेंगे, क्योंकि 5 से ग्रेटर नंबर हो ये, 5 से ग्रेटर नंबर हो ये, और उसको आप रिमूव करना चाहें तो उससे पहले वाले नंबर में, उससे पहले वाले डिजिट में आपको 1 का इंक्रीमेंट करना होता है, 1 ऐड करना होता है। तो 0.53 कर दिया है मैंने 9 को रिमूव करने के लिए। क्लियर बात। फिर 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम बोल दिया है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, तो 10⁻10 मीटर को मैंने एंगस्ट्रॉम बोल दिया है। तो फॉर्मूला क्या मिला मुझे,
nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला है ये n² z 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बात, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। इस पर बेस्ट बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, जैसे बोल देता है कि हाइड्रोजन एटम की सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बताइए, तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो जेड के प्लेस पे 1, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो एन के प्लेस पे 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर होगा। ऐसे ही बोल दे कि लिथियम 2+ की फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस बताइए, तो लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा, 3 होगा, तो यहाँ तो 3 आ जाएगा जेड के प्लेस पे। तो फिर फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है तो एन के प्लेस पे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व करके देख लीजिए, जो भी आएगा वो आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं रेडियस के लिए। तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न होना चाहिए इसी फॉर्म में, 0.53 ये वाला वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो देखिए डेरिवेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने nth ऑर्बिट के लिए रेडियस का फॉर्मूला डेराइव कर लिया है, रेडियस का एक्सप्रेशन डेराइव कर लिया है। अब यहाँ देखिए, अगर हम जेड को यहाँ फिक्स लेके चले, कांस्टेंट लेके चले, और इतना हम जानते हैं कि किसी गिवन एलिमेंट के एटम के लिए एटॉमिक नंबर जो होता है फिक्स होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम बात करें तो जेड का वैल्यू फिक्स है 1 है, हीलियम के लिए बात करें, हीलियम प्लस के लिए बात करें तो जेड का वैल्यू फिक्स है 2 है, लिथियम प्लस प्लस के लिए बात करें, जेड की वैल्यू की बात करें तो 3 फिक्स है। तो ये कांस्टेंट होगा किसके लिए, गिवन एलिमेंट के किसी एटम के लिए इसका वैल्यू फिक्स होगा। हाँ, अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए एन का वैल्यू अलग अलग होगा। एक ही एटम की डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए एन का वैल्यू तो अलग अलग होगा, लेकिन उन डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए, मैं एक ही एटम की डिफरेंट ऑर्बिट्स की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए जेड का वैल्यू फिक्स ही होगा। क्लियर बात। तो एक ही एटम की डिफरेंट ऑर्बिट्स की रेडियस की हम बात करें तो उनकी रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n² के, क्योंकि एक ही एटम के लिए जेड का वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर बात। जैसा हाइड्रोजन का जो एटम है उसके लिए एन का वैल्यू 1 होगा, जेड का वैल्यू 1 होगा, चाहे वो हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो भी Z1, सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो भी Z1, थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो भी Z1 ही होगा। क्लियर बात। तो किसी एलिमेंट के किसी एटम की जब आप बात कर रहे हो तो उस एटम की किसी भी ऑर्बिट की बात करिए आप, जेड का वैल्यू जो उस एटम के लिए है वही होगा। तो जेड कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है ही, तो फिर आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n² बोल देंगे। क्लियर बात। यहाँ से अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालना चाहें तो देखिए n के प्लेस पे 1 पुट कर दिया है मैंने, तो r1 हो गया है, इट मीन्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहाँ n के प्लेस पे 1 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है तो जेड के प्लेस पे 1 आ जाएगा, जो यहाँ दिखाया नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली ले लिया है। क्लियर बात। फिर सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो सेकंड ऑर्बिट के लिए एन के प्लेस पे 2 स्क्वायर हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम की ही बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन एटम की सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो जेड के प्लेस पे 1 आएगा, जो हमने यहाँ दिखाया नहीं है। क्यों, क्योंकि डिवाइड बाई 1 होगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये एज इट इज। थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, और जेड के प्लेस पे वही 1, और यहाँ R1 R2 R3 हो जाएगा, R1 R2 R3 हो जाएगा। इस तरीके से आप आगे भी अदर ऑर्बिट्स के लिए बात कर सकते हैं। मैंने 3 ऑर्बिट्स के लिए बता दिया है। लास्ट में आप nth ऑर्बिट के लिए लिखें तो यह लिखेंगे, कौन सा, Rn = n² 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे इनका रेशियो बताना है कि रेडियस किस रेशियो में होगी, डिफरेंट ऑर्बिट्स की रेडियस किस रेशियो में होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, ये हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए इनका रेशियो करें आप अगर 0, ये तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होकर 0.53 एंगस्ट्रॉम ही होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 9 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर बात। तो इससे ये कैंसिल, सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1² रेस टू 2² रेस टू 3²। देखिए यही बताया। तो रेडियस जो है वो इस रेशियो में होगी, जिसको हम 1² को 1 बोल सकते हैं, 2² को 4, 3² को 9, इस तरीके से। क्लियर बात। तो हाइड्रोजन एटम की डिफरेंट ऑर्बिट्स की जो रेडियस होती है वो इस रेशियो में होती है, 1:4:9:16।
4 स्क्वायर आएगा, फिर 5 स्क्वायर आएगा, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। क्लियर है बात। फिर देखिए यह हमने बात की है बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस हम किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है उसको हम बोलते हैं बोर्स रेडियस, जिसको आर नोट से भी डिनोट करते हैं। और यहाँ मैंने जनरली उसको आर नोट से ही डिनोट किया जाता है, मैंने उसको R1H से डिनोट किया है ताकि समझने में आसान रहे। देखिए कैसे, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस जो है उसी को हम बोलते हैं बोर रेडियस, यही डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। तो हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है तो N के प्लेस पे क्या पुट करेंगे आप, सॉरी Z के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, तो Z के प्लेस पे तो 1। और फर्स्ट ऑर्बिट की, हाइड्रोजन एटम की भी कौन सी ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे और यहाँ भी 1 पुट कर देंगे तो R1H बोल दूंगा मैं उसको। यही किया है, देखिए मैंने R1H बोला है या R नोट बोल लीजिए, क्योंकि बोर रेडियस के लिए पॉपुलर जो नोटेशन है वो R नोट ही है। तो यही किया है, यहाँ 1 और यहाँ भी 1, तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 और ये 0.53 एंगस्ट्रॉम एज इट इज। क्लियर बात। तो ये 0.53 एंगस्ट्रॉम ही आ जाएगा। तो बोर रेडियस का वैल्यू कितना मिला, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है बोर रेडियस का वैल्यू लिखिए, और बोर रेडियस किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है उसको बोर रेडियस बोलते हैं, उसका वैल्यू होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं या 0.529 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। अब देखिए 0.53 एंगस्ट्रॉम को हमने आर नोट से डिनोट किया है, आर नोट बोला है उसको। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में मैं 0.53 के प्लेस पे बोर रेडियस पुट कर सकता हूँ, आर नोट पुट कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे आर एन के लिए, आर एन इजिकल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड आर नोट। तो यही लिखा है मैंने, देखिए यहाँ आर एन इजिकल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड आर नोट। क्लियर है बात। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस की फॉर्म में अदर ऑर्बिट्स की जो रेडियस है वो हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस बताइए। तो डायरेक्ट आप यहाँ से बता सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आपको गिवन है 0.53 एंगस्ट्रॉम, फोर्थ की पूछिए तो यहाँ 4 पुट कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है तो जेड के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, तो जो भी आएगा वो आ जाएगा। क्लियर बात। यहाँ बताया भी हमने, हाइड्रोजन के लिए जेड के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर एन इजिकल टू एन स्क्वायर आर नोट, एन स्क्वायर आर नोट। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है वैसे। क्लियर बात। तो इन दोनों का आपको पता होना चाहिए, ये आप इससे निकाल ही लेंगे। दिख रहा है साहब कि आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर होगा, इट मीन्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इस तरीके से होगी रेडियस का जो रेशियो होगा वो इस तरीके से होगा। क्लियर है बात। तो ये रेडियस के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। देखिए टॉपिक क्या था हमारा, मेन जो टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम कई सब टॉपिक्स की बात करेंगे वो था मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो बोर एटॉमिक मॉडल है, हाइड्रोजन का बोलने का मीनिंग ये है कि बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल जो दिया है वो एक इलेक्ट्रॉन वाले किसी एटम और आयन के लिए ही एप्लीकेबल है, एक इलेक्ट्रॉन वाले के लिए ही एप्लीकेबल है। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये जो फॉर्मूले हम डेराइव कर रहे हैं ये भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्यों एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि आपने अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो ये फॉर्मूला बताया है वो इन दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल बताया है। अब इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक और होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो फिर इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा ही रहा होगा, वो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स और लगा रहा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर फिर फोर्स हम जो बता के चलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बता के चलेंगे वो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से यही नहीं मिलेगा केवल। क्यों, क्योंकि इस पर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस भी फोर्स लगाएगा और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी फोर्स लगाएगा, तो फिर उन दोनों के रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग मोमेंट होगा, रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग होगी इसका रिवॉल्यूशन। क्लियर बात। तो ये जो हम बातें करके चल रहे हैं ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले किसी एटम और आयन के लिए ही एप्लीकेबल है। अब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है,
तो उसके लिए एप्लीकेबल है।